नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक अलग पहचान बनाई है। हिंदुस्तानी वायलिन वादक, संगीतकार, गायक, लेखक और कवि जौहर अली जी का संगीत और उनकी ये संगीत यात्रा अद्वितीय है। वे एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार से आते हैं, पटियाला और रामपुर घराने के, जिनकी संगीत परंपरा 4 सदियों से चली आ रही है। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने हुनर का जादू बिखेरा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, ब्रिटेन की संसद और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी संगीत रचनाएं स्वच्छ भारत अभियान और एंटी टोबैको अभियान जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों के लिए भी रही हैं। वर्तमान में वे इंग्लैंड में रॉयल बर्मिंघम कंजर्वेटिव में हिंदुस्तानी संगीत के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में, उनके संघर्ष और संगीत के प्रति उनके समर्पण के बारे में। आइए स्वागत करते हैं संसद टीवी पर जौहर अली जी का। बहुत बहुत स्वागत है जौहर अली जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपको। शुरुआत करूंगी 4 सदियों की इस यात्रा से ही। 4 शताब्दियों से आपका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। जी जी। आपको कब महसूस हुआ कि जीवन संगीतमय हो चुका है या संगीत आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और यह अनुभव होने लगा कि यहीं से अब संगीत की यात्रा का प्रारंभ होगा? जैसा कि आपने बताया, हमारा घर संगीत से भरा हुआ था। तो जब हमारे पिताजी उस्ताद गौहर अली खान साहब अपने वायलिन की प्रैक्टिस करते थे और हम स्कूल जाते थे और रेगुलर वो प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा थोड़ा हमें भी सिखाते थे, तो वो स्वर हमारे कानों में पड़े बचपने से और उन स्वरों की शक्ति से हम आज आपके सामने हैं। आपने अपने पिताजी उस्ताद गौहर अली खान साहब से संगीत सीखा। जी जी। वो जो पिता पुत्र के बीच एक गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई, वो सफ़र जीवन में कैसा रहा? क्या बदलाव लेकर आया वो सफ़र? देखिए, हमारे पिताजी बहुत ही डेडिकेटेड संगीतकार और टीचर थे और हमारे घरों में ये होता था कि जितने भी मेरे अलावा जो भी संगीत सीखने आते थे उनको भी वही प्रिंसिपल फॉलो करना होता था, मुझे भी वही करना पड़ता था। तो मुझे वो ऐसा नहीं है कि जो आते थे उनको इम्पोर्टेंस कम देना है, मुझे ख़ास देना है। तो अपने पिताजी से जो हम सीखते थे तो हम सोचते थे ऐसी मेरी उंगलियां, फिंगर्स वायलिन में इतनी फास्ट कैसे चलेंगी और इतना अच्छा कैसा सुरीला कैसे बजेगा। अपने पिताजी के अलावा हमारे और भी गुरु थे जो हमें एडवाइस हमारे पिताजी ने किया। जैसे एक रुद्र वीणा वादक थे उस्ताद असद अली खान साहब,
एक शहनाई वादक थे पंडित अनंत लाल जी, जी। और एक वायलिन प्लेयर थे जोई श्रीवास्तव, उस्ताद फ़तेह अली खां साहब। ये सब हमारे लिए देवी देवता। तो उनसे हमने तालीम हासिल की। तालीम परंपरा को बोलते हैं। तो देन वो सफ़र अभी तक मुझे शिष्य बने रहना अच्छा लगता है। हालांकि आपने कहा मैं वहाँ सीनियर प्रोफेसर हूँ बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में जी। बट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, जब आप शिष्य होते हैं तो आप फ़ायदे में रहते हैं, आपको कुछ मिलता है। गुरु बनने में नुकसान है, आपको देना पड़ता है। When you are learner for life, yes. तो आप अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। yes. जी। आपसे जानना चाहूँगी जौहर अली जी, यूँ तो आपने कई वाद्य यंत्रों की तालीम ली थी, लेकिन वायलिन पे ही जीवन केंद्रित क्यों रहा? वायलिन को आपने अपने दिल के इतने करीब ला दिया कि अब वायलिन और आप एक दूसरे के लिए पर्याय हो गए। देखिए, हमारा घराना जो है वो गायकी का घराना है, पटियाला घराना। बड़े बड़े कलाकार अमानत अली खां साहब, फ़तेह अली खां साहब बड़े बड़े गुरु रह चुके हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि वायलिन इज़ द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी सॉन्ग, कोई भी मेलोडी, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी इसके बिना अधूरा है। मैंने देखा गिटार बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें रिदम ज़्यादा है। मगर इसमें रिदम भी है, मेलोडी भी है, इसमें बहुत शांति भी है, एक एंजॉयमेंट भी है, रोमांस भी है, एक सैडनेस भी है, रागदारी भी है, गीत संगीत। तो मैंने इतने छोटे से इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ है। तो मेरे पिताजी भी वायलिन बजाते थे, शुरू से वायलिन का साउंड पड़ा था। एक तो वो, फिर मैंने देखा कहीं भी मैं जाता हूँ तो वहाँ वायलिनिस्ट मिलते हैं, वायलिन प्लेयर मिलते हैं, लेकिन इंडियन वायलिन बजाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ूं मैं। जी, वायलिन से आप बहुत जुड़े हैं। वैसे तो अगर मैं किसी भी संगीत के वाद्य यंत्र की बात करूं तो वो भारत से ही आए हैं। सामवेद जी जी संगीत की बात करता है जी। लेकिन वायलिन एक ऐसा यंत्र है, अगर पुरानी सभ्यता की बात करें तो कहीं वीणा, हस्तकंठ वीणा, एक बदलते हुए स्वरूप के साथ वायलिन, लेकिन ऑन्ड्रे का एक विदेशी टच भी। जी जी। तो ये जो वायलिन पर भारत के साथ विदेशी इम्पैक्ट भी है, इंडो वेस्टर्न कल्चर का जो एक प्रतिबिंब रूप लेकर आता है म्यूजिक का, वो एक वायलिन है। उसकी छाप आप पर कैसे पड़ती, कैसे देखते हैं आप वायलिन को? देखिए, जैसे हमने पढ़ा या सुना अपने गुरु से जी कि दुनिया के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं जी वो वीणा से बने हैं। बिल्कुल। और दुनिया का सारा संगीत, पूरे यूनिवर्स का संगीत हमारे इंडियन म्यूजिक में, भारतीय संगीत में समाया हुआ है। इतना बड़ा कल्चर है जी। हम तो बहुत ही उसके एक छोटे से शिष्य हैं। तो जो साज होता है जी, उसमें जब आवाज़ होती है तो वो दिल की आवाज़ होती है जी। और उसमें एक शक्ति होती है। किसी चीज़ को समझना, कहना या किसी चीज़ को पढ़ना या लिखना, लेकिन इसमें संगीत में एक और चीज़ हो जाती है कि इसमें एक फीलिंग वो आती है कि जो आप ना लिख सकते ना पढ़ सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि जब हम सीखते थे तो हमें सिखाया जाता था सारे गामा। सबों को पता है सारे गामा पा धा नी सा। तो जैसे ये सा है, रे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, तो सब जगह यही चलता है जी। जब मैं अपने पिताजी से सीखता था जी, वो सरगम बजाते थे, कहते थे सारे गामा पा धा नी सा। मैंने कहा इसके आगे, बोले इसी में सब कुछ है। क्या बात है।
पूरे यूनिवर्स का म्यूज़िक। तो फिर मैं कहता था मुझे एक्सप्लेन तो करो आप। तो बोले जब आप बड़े हो जाएंगे जब करेंगे। तो फिर जब उन्होंने उस बात को क्लियर किया, देखिए फिर छोटे थे, उन्होंने कहा अब इसको एक्सरसाइज बजाइए। ये बिगनिंग की एक्सरसाइजेज है जी। जब हम थोड़े से और, उन्होंने बताया कि इसी में सब कुछ है। तो मैंने कहा कैसे? जैसे उन्होंने बोला 3 बार सा बजाइए, उन्होंने कहा एक और बार बजाओ, 4 बार बजाओ। अब बोले 5 बार बजाओ, 5वीं बार सा को लॉन्ग कर देना। तो मैंने कहा क्या बना? तो उसमें मैंने कहा अब इसमें मिक्स कर दो नी-धा। तो एक भजन बन के आ गया। क्या बात है। अब उसी सारे गामा से सब निकल रहा है। तो मैं जब कुछ राग सीखे, उन्होंने क्या भैरव राग, उन्होंने क्या रे को आप कोमल कर दीजिए, धा को कोमल कर दीजिए। तो हमने कोमल क्या है? तो फ्लैट नोट है, 50% आपको रे से डाउन पे आना है। तो सा, तो वो रेज ना। अब उन्होंने कहा कि अब डिफरेंस क्या है इन बिटवीन द इंडियन क्लासिकल वायलिन एंड वेस्टर्न। उन्होंने कहा देखिए अब इंडियन में क्या बात है, धुन में ही परिवर्तन है। ठीक है ना। अब हमने कहा कि हम अगर रागों को तो बजाते हैं, तो राग में बजाने में जैसे बैरागी राग है या गुनकली या कोई भी बजाते हैं, हमारी इंडियन ऑडियंस खुश होती है कि ये गमक अच्छी बजा रहे हैं, मीट अच्छी बजा रहे हैं। तो स्लाइडिंग नोट्स जैसे राग मेघ बजा रहा हूँ, अब हम उन्होंने कहा कि देखिए बोइंग को आपको बैलेंस रखना है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि रागों में आप बजाइए, बहुत बड़े बड़े आलाप होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि शॉर्ट में भी आपको समझाना है। कहीं अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है, तो प्योर क्लासिकल सुनती हैं, उनके लिए गंभीर आलाप होता है। तो देयर आर सीखना और समझना ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा ये बताइए, आपने संगीत की दुनिया में तो कदम रख दिया, लेकिन जब पहली बार आपकी प्रस्तुति हुई, मंच पर आपने पहली बार कदम रखा, वो फीलिंग कैसी थी? वो स्कूल की परफॉर्मेंस थी। अच्छा। अब स्कूल तो स्कूल होता है। हमें जब पता चला कि हम वी आर गोइंग टू 15 अगस्त के दिन स्कूल की तिरंगा झंडा जब लहराएगा उसमें, और उसके ध्वरोजन के बाद हमारा उसमें प्रोग्राम है, तो बहुत मज़ा ही आ गया कि अब हम बजाएंगे जी। और अपने जितने भी कोलीग थे स्कूल के दोस्त, उनको 2-2 दिन पहले बता रहे, देखना हम बजाने वाले हैं। तो वो क्या बजाएंगे? पिताजी से कहा कि हमारा स्कूल में प्रोग्राम है और
सिखाइए हमें क्या बजाना है। तो उस टाइम सारेगामा इधर उधर जो भी छोटा छोटा राग होता था बजा देते थे। नहीं, मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा सॉन्ग बजाइए कि जो ऑलरेडी पॉपुलर हो। उन्होंने अच्छा, तुम ऐसा करो कि सारे जहाँ से अच्छा बजा दो जी, या कोई और गाना जो आपको अच्छा लगे। मैंने सारे जहाँ से अच्छा है। तो उन दिनों जितना भी बजाया गया, एक 5th क्लास या 6th क्लास के बच्चे से, तो मुझे याद है कि वो फीलिंग बड़ी अच्छी थी। तो मैंने बड़ा उसको सिंपली बजाया था, मुझे याद है। वेरी राइट। सच में सिर्फ रिदम नहीं है, हाँ जी, मेलोडी है। हाँ जी, और आप उससे जुड़ते चले जाते हैं। हाँ जी, 1 मिनट भी आप ठहर नहीं पाते। हाँ जी, हाँ जी। ये वायलिन आपके दिल की तारों को छेड़ देती है। देखिए, साज जो है जी, वो आवाज़ के साथ, और उसका साज का अपना एक साउंड जो होता है, जी, कोई भी आर्टिस्ट हो, जी, सुरीला है, जी, तो उसके अंदर जो स्वर निकलेगा साज से, जी, उसकी फिंगर से, वो दिल को छुएगा। बिल्कुल। और उसके लिए उसको डेडिकेशन और मेहनत ज़रूरी है। अच्छा, 5वीं से ये सफ़र शुरू हुआ था मंच का, लेकिन फिर ये मंच का जो सफ़र है ये निरंतर आगे बढ़ता चला गया। देश विदेशों तक आप गए, आपने कई परफॉर्मेंसेस दी, लोगों के दिलों को छू लिया आपने। लेकिन क्या ऐसी कोई परफॉर्मेंस है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, या आप वहीं ठहर गए कि ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी? स्कूल से लेकर यूनाइटेड नेशन तक, जब मुझे पता चला कि मुझे अपने देश का रिप्रेजेंट करना है, प्रतिनिधित्व करना है, तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। तो एक प्रोग्राम का हमारे पास ऑफ़र आया थ्रू ICCR कि भाई आपको यूनाइटेड नेशंस में प्रोग्राम करना है, और यूनेस्को ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। क्या बात है। और वो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है जी, तो आपको अपने देश का नाम करना है। जी। तो हमने सोचा कि अब अपने साथियों को लेके चले जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो सिस्टम ही दूसरा था। वहाँ पर उन लोग, यूनेस्को ने पूरी दुनिया से बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया हुआ था जी, अपने अपने देश के लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, और भारत का प्रतिनिधित्व आप कर रहे थे। हाँ, तो हम तैयारी में भी नहीं थे। तो जो वहाँ के जो चेयरमैन थे, यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष जी, वो आए, उन्होंने हम सब जितने भी आर्टिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, आर्टिस्ट फ्रॉम अरब, आर्टिस्ट फ्रॉम जापान, सबको, सारे ग्रुप को बिठा के एक हॉल में एक मीटिंग ली कि भाई ऐसा है कि ये प्रोग्राम एक ग्रुप परफॉर्मेंस है। अच्छा। और उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट सब बजाएंगे, और वो 1 घंटे की परफॉर्मेंस है। अब आप अपने आप में खुद ही सब लोग ग्रुप को ये बजा के ये हमें ये बताएं कि कौन सी कंट्री इस मेलोडी को लीड करेगी। वाओ, आपने क्या प्ले किया? तो वहाँ पर एक वोटिंग बॉक्स रखा गया, और उसमें कहा है कि जिस कंट्री के वोट सबसे ज़्यादा होंगे वही कंट्री वो लीड करेगी। तो जाहिर है बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप आए हुए थे। जर्मन से बड़े अच्छे म्यूजिशियंस थे, इटालियन थे, क्रोएशिया थे, अफ्रीकन, दुबई से, कुवैत से, बहरीन से, चाइना से, जापान से, सब अपना अपना 2-2 मिनट का बजाए थे। और उसमें एक रूल था कि आप अपनी कंट्री को वोट नहीं कर सकते। अच्छा। दूसरा कंट्री आपको वोट करें, आप दूसरी कंट्री को वोट करेंगे। हम सब लोगों ने बजाया, फिर हमारा ग्रुप भी आया, हमने भी अपना बेस्ट बजाया। तो उसके बाद
वो वोटिंग बॉक्स खुला और वहाँ के अध्यक्ष ने ऐसे वो पेपर दिखाया और कहा इंडिया विल लीड। ओह माय गॉड। What a beautiful feeling. हाँ जी, तो फिर वो हमारा तिरंगा आगे आया और सारी कंट्रीज जितने भी देश वहाँ आए थे उन सब ने हमारी मेलोडी बजाई। उसकी एक झलक बजाऊं? प्लीज। हमने वो राग बजाया किरवानी जी। सब लोगों ने अपने अपने स्टाइल से बजाया जी, हर देश के। तो वो हमारी कंपोजिशन बड़ी मशहूर है। थैंक यू। मेरे शब्द रुक गए। नहीं बस ये इट वाज पता नहीं कैसे ईश्वर ने करवाया वो काम। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट सर। आवाज़, म्यूज़िक, संगीत हमारे कान सुनते हैं। ये जो मेलोडी आपने प्रस्तुत की, इसे हमारे रोम रोम ने फील किया। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो टच्ड, इट टचेस द सोल बेसिकली।
जब मुझे ये पता चला कि जब हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, और ये हमारा देश डिज़र्व करता है बेस्ट म्यूज़िक, जब उन्होंने कहा कि पूरा दुनिया आपका भारत लीड करेगा, तो मैंने कहा म्यूज़िक तो हमारा भारत लीड कर ही रहा है, लीड कर तो ही एक रहा है। छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल। तो हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी और वो परफॉर्मेंस मेरी आज भी याद करी जाती है। वो जो सामने गूंज थी, मैं वो सुनना चाहती हूँ कि कितनी गूंज थी, वो इतनी लोग क्या खड़े हो गए। और आज भी आप यूनाइटेड नेशंस की वो जब साइट खोलेंगे तो यही म्यूजिक बजेगा उसमें। जी, कुछ मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं। एंटी टबैको, स्वच्छ भारत अभियान, इनके साथ आप जुड़े रहे। जब समाज में बदलाव लाने के लिए हम कुछ करते हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है? देखिए, सबसे पहले स्वच्छ भारत ये एक ऐसा मिशन है जो हमें सबको इसमें सहयोग मिल भी रहा है और देना चाहिए और सबको जुड़ना चाहिए। मुझे मेरा फेवरेट है वो स्वच्छता। जहाँ सच है वहाँ स्वच्छता है, वहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर है। और सा से स्वच्छता और सा से सा, संगीत का पहला स्वर। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए, तो हमने राग देश पर भी आधारित अपने उसमें कंपोजिशन बनाए। हमारे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के साथी कलाकारों ने हमें सहयोग दिया। देखिए, संगीत के द्वारा आप अच्छा संदेश दे सकते हैं। आप केवल संगीतकार नहीं हैं, आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं। क्या कभी खुद की लिखी कविता पर कोई धुन बनाई और फिर लगा कि कुछ ऐसा आगे भी किया जा सकता है? देखिए, संगीतकार एक कवि और एक्टर होता है और वो एक्टर तो एक्ट से करता है। आपने देखा होगा जब हमारी मेलोडी के साथ हमारे चेहरे के इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो मेन जो है अभिनय अपने आप आता है। जहाँ तक रहा कि हमारी कविताओं का, तो मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल, थोड़ी सी जैसे कि एनवायरनमेंट के ऊपर, पेड़ लगाओ धरती पर, जी, धरती बड़ी है सुंदर, ना रहेंगे पेड़ तो बन जाएगी बंजर। क्या बात है। तो इस तरह के सॉन्ग बनाते रहे। फिर शायरी चलती रही, बड़े बड़े शेर। मैं गालिब साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अक्सर आप उन्हें पढ़ते भी हैं। हाँ जी। और संत कबीर और रहीम, मीरा, ये तो हमारे साथ ही चलते हैं जैसे ये सब लोग। तो संगीत और शब्दों का रिश्ता चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि रॉयल बर्मिंघम कंजर्वेटिव में सीनियर प्रोफेसर जब भारत से शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत को सिखाने जब बाहर जाते हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कितनी जल्दी लोग उस शास्त्रीय संगीत में ढल पाते हैं?
देखिए, हमें उसकी अपॉर्चुनिटी और हमें एक फ़ायदा हुआ। हमारा परिवार तो नामी परिवार है जी। तो ऑलरेडी हम लोग इंग्लैंड में, यूरोप में परफॉर्मेंस करते रहते थे। लेकिन एक बात कहूँगा कि विदेशी जो हैं, ब्रिटेन के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ जहाँ के मेरे शिष्य हैं, वो हमारे संगीत को, हमारे कल्चर को बहुत प्यार करते हैं। आप कभी इंग्लैंड आएंगे हमारे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक रूम में, तो वहाँ सब बैठ के सीखते हैं। अच्छा। उसी परंपरा से जूते चप्पलें बाहर उतार के, म्यूजिकल माहौल है, ऐसी तानपुरा और सरस्वती माँ की वहाँ पर स्टैचू है। वो माहौल को इतना वो लोग पसंद करते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। और उसी तरह से वो सीखते हैं और पीएचडी करते हैं हमारे म्यूज़िक के, हमारी गाइडेंस में परफॉर्मेंस देते हैं। अभी हम यहाँ से आने से पहले हमारी परफॉर्मेंस थी कम्युनिटी परफॉर्मेंस, फिर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी परफॉर्म किया है, फिर वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सर्ट हम करते हैं। तो वो लोग, ब्रिटिश ऑडियंस और यूरोपियन ऑडियंस, दे लाइक्स इंडियन म्यूज़िक, और हमें उसका फ़ायदा उठाते हैं। और हम तो एक, हमें जो गुरुओं ने एडवाइस किया हम उनको बताते हैं, बस प्लेस ही चेंज हुआ है जी। अच्छा, कॉम्पोजिशन, परफॉर्मेंस, प्रशिक्षण, आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आत्मिक संतुष्टि किस में मिलती है? सीखने और सिखाने में। परफॉर्मेंस तो होती रहती है, सीखने में बड़ा फ़ायदा है जी। ऐसी बात नहीं है कि हम उनसे कुछ नहीं सीखते, वो उन लोगों के पास भी बहुत क्वालिटी होती है जो हम सीखते हैं। अब मैं ये देख रहा था कि एक वायलिन प्लेयर जी इतना तेज़ वायलिन बजा रहे थे, तो जब मैं उनसे, वो कहने लगे आप तो बहुत तेज़ हमसे भी बजा सकते हैं, यानी तेज़ नहीं, फास्ट वायलिन। तो मैंने कहा ज़रा मुझे इस टेक्निक को बताइए कि वो कैसे चलता है, ये बोइंग जी। तो मैंने उनसे जस्ट एडवाइस ली, जैसे तो एक होती कट बोइंग, कुछ चीज़ें हमने मुझसे सीखी भी। बहुत खूबसूरत। सब इंडियन म्यूज़िक का ही एक रूप है। म्यूज़िक एक इतनी बड़ी और इतना ऊंचा स्थान है कि इसको वर्णन शब्दों में करना मेरे लिए तो मुश्किल है। बिल्कुल। टाइम प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी। आप टाइम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट? देखिए, टाइम, टी से थेरेपिकल, आई से इंडियन, एम से म्यूज़िक, ई से एजुकेशन जी। तो ये हमारे देश में, हमारे वेदों में, सामवेद में जी, शास्त्रों में संगीत के रागों के द्वारा बीमारियों को कम करना है और ठीक करना है। तो बहुत सारे रागों से आपको रिलैक्स मिलता है, जहाँ रिलैक्स मिलता है वहाँ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देयर आर मैनी रागास जी, बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, या ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए, सबके लिए राग बने हैं। तो इसे कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। बिल्कुल। और ये म्यूजिक थेरेपी मुझे लगता है कि जीवन को बहुत बदल सकती है, सकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकती है। हाँ जी जी, स्वर की शक्ति है। जी। एक लंबा आपका सफ़र, संगीत का सफ़र
आपका तजुर्बा, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत से लोगों को सिखाया, बहुत से लोगों को तालीम भी दी। सिर्फ संगीत ही नहीं, जीवन के दृष्टिकोण से भी आप क्या संदेश संसद टीवी के माध्यम से दर्शकों को साझा करना चाहेंगे, खास तौर पर युवाओं के लिए? देखिए, एक बार ऐसा हुआ, आदरणीय APJ अब्दुल कलाम ने मुझे बुलाया। आपने उन्हें संगीत भी सिखाया है? हाँ जी। उन्होंने कहा जी, मैं ऑलरेडी वो वीणा बजाते थे, तो हमारे गुरु ने उनको उनके पास भेजा और उन्होंने मुझसे वायलिन की टिप्स ली। तो मैंने ये देखा कि इतने बिज़ी मसरूफ़ शख्सियत हैं, लेकिन उनका रियाज़ करने का टाइम और संगीत को वक्त देने का डेडिकेशंस बहुत अद्भुत था। संगीत सीखते सीखते वो बस सोशल भी बातें करते रहते थे जी। हाँ, अब आप आइए मेन चीज़ पे। संगीत अगर सीखना है तो इसमें आप कोई डिग्री नहीं है, बस इसको तो सीखते रहिए। डिग्री जस्ट ए पेपर। आपकी हर परफॉर्मेंस, आपका हर क्लास, आपकी हर कॉन्सर्ट एक टेस्ट है। आप सारी जीवन टेस्ट देते रहिए जी। और एक टेस्ट देने के बाद दूसरे टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। और उसमें, इस विद्या में प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों का इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमारे घराने में प्रैक्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो कहते हैं किताब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें किताब से बाहर भी होती हैं जी। फीलिंग्स होती है। तो शिष्य बनना, संगीत सीखना, गुरुओं का आदर और गुरुओं की इज़्ज़त, गुरुओं के मूड समझ के उनसे सीखना। बिल्कुल। हाँ जी। शब्द कुछ भी हो, जी। साज कुछ भी हो, जी। अकस्मात ही अगर आंखें बंद करके महसूस करेंगे तो हो जाएगी उससे प्रीत। जी। क्योंकि इसकी कोई भाषा नहीं है, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायद यही है संगीत। जी जी। आप हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। जी। आपने हमें इतना कुछ बताया वॉयलिन के बारे में। जी जी। मुझे लगता है कि अगर कोई युवा वॉयलिन के फील्ड में आगे जाना चाहता हो तो उसके लिए आपने एक बेसिक सेट तो कर दिया है। जी जी जी। आप संसद टीवी पर आए, हमारे साथ शामिल हुए, इतना समय आपने हमें दिया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जय भारत, जय संगीत। तो ये थे हमारे साथ संसद टीवी पर जौहर अली जी। सच में अगर ये कहा जाए कि अब वॉयलिन का दूसरा नाम जौहर अली जी है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसी तरह हम आपको और संगीतकारों से भी मिलवाते रहेंगे, लेकिन आज की परफॉर्मेंस कुछ खास है। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं जौहर अली जी की कुछ परफॉर्मेंसेस के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
संसद टीवी भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान। हम आवाज लोकतंत्र की, हम आवाज लोकतंत्र की, हर चर्चा हर मुद्दे की, हर चर्चा हर मुद्दे की, कानूनों की राह दिखाते जनता की उम्मीदों की, जनता की उम्मीदों की। संसद टीवी भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान। संविधान हमारी शान, संविधान हमारी शान, संसद है अपनी पहचान, संसद है अपनी पहचान, हम आवाज जन जन की, भारत हमारा मान। संसद टीवी भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान, भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान, संसद टीवी भारत की शान, भारत की शान, भारत की शान। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.